नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका मन्नू भंडारी जी की कहानी एक खाने आकाश नाए। तो आइए सुनते हैं कहानी। कभी मित्र लोग जब तीसरे सदस्य का मजाक करते तो जाने क्यों उसका मन अव्यक्त से बोझ से दबने लगता। इस बात को वह महज मजाक में नहीं ले पाता, पर इस समय उसके मन में सामने बैठी लेखा पर जाने कैसा प्यार उमड़ने लगा। कितनी कमजोर हो गई है बेचारी, कितना परिश्रम किया है। शिप्रा के स्कूल की बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। क्यों न हम लोग आज ही उसके यहाँ चलें। प्लेट में नाश्ता लगाकर दिनेश की ओर बढ़ाते हुए लेखा ने कहा, चलो। हिम्मत वाली लड़की निकली, आखिर स्कूल खोल ही लिया। मुझे तो आज वह दिन याद आता है जब हेमेंद्र से अलग होकर वह बीनू की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोई थी। जाने क्यों उस दिन लगा था कि बस अब यह जिंदगी भर यूं ही रोती बिलखती रहेगी, पर कितनी जल्दी संभाल लिया उसने अपने आप को। मैं अंदर आ जाऊं लेखा जी? पर्दा हटाकर चमकते दांतों की एक झलक मारते हुए सुषमा ने पूछा। अरे आओ आओ, लेखा ने बिना कुर्सी से उठे ही स्वागत किया। खिड़की से सामने के कमरे की ओर झांकते हुए दिनेश ने पूछा, क्या बात है, आज महिम अभी तक नहीं लौटा क्या? महिम सामने के कमरे में ही रहता है। इधर जब जब सुषमा उससे मिलने आई है तो उससे मिलकर ही चली गई है, दिनेश के पास नहीं आई। उसी बात का उलाहना दिनेश ने दिया तो सुषमा झेप गई। वाह, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनके रहने पर मैं आपके पास आती ही नहीं। लेखा ने जरा छेड़ने के लहजे में कहा, आती तो नहीं है आजकल, पर खैर तुझे दोष नहीं देंगे, यह उम्र ही ऐसी होती है। फिर नए प्याले में चाय डालते हुए पूछा, और सुना, घर की क्या खबर है? घर की? और सुषमा 2 मिनट को चुप हो गई। फिर मेज पर ही नजरें टिकाकर बोली, हमने अपनी शादी की तारीख तय कर ली है और मैंने कल घर में भी सबको बता दिया। ओहो, तो यह बात है। तब तो मुबारक हो सुषमा। लो, इस खुशी में मैं मिठाई की जगह 1 चम्मच चीनी ही खा लेता हूँ। और हंसते हुए दिनेश ने सचमुच ही 1 चम्मच चीनी फाँक ली। घर वाले मान गए अब? लेखा ने सुषमा के चेहरे पर छाई हल्की सी उदासी को लक्ष्य करके पूछा। कल से ही घर में कोहराम मचा हुआ है। पिताजी गुस्से में बावले हुए घूम रहे हैं और अम्मा ने रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया है। अरे वह सब ठीक हो जाएगा, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं। खाली प्याला दिनेश ने लेखा के सामने सरका दिया। हाँ, ठीक तो हो ही जाएगा, पर इस समय घर वाले भी साथ देते तो। बरबसी आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए सुषमा ने कहा, पिछले 3 साल से मैं केवल घर वालों के लिए ही मर खप रही हूँ। नौकरी के साथ 2-2 ट्यूशन करके मैंने घर का सारा खर्च चलाया। अब पिंकी ने बीए पास कर लिया तो अपनी बात पर सोचना शुरू किया, पर इन लोगों से इतना भी नहीं होता कि मेरी हंसी खुशी में भी साथ दें। सुषमा रुकी। दिनेश उसे तसल्ली देने के लिए कुछ कहने ही जा रहा था कि उसने फिर शुरू कर दिया। इन लोगों के ख्याल से मैं बहुत सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ ही, सो ये सोचते हैं कि इस आधार पर ये मुझे बड़ी आसानी से किसी संपन्न परिवार में ब्याह सकते हैं, ऐसे परिवार में जहां जाकर मैं छोटी बहन का बोझ अपने ऊपर ले सकूं। पर मेरी समझ में नहीं आता कि वे, और आवेश में आकर उसने अपना होंठ काट लिया। हम लोग करेंगे तुम्हारी शादी, तुम चिंता क्यों करती हो? दुनिया भर की हिम्मत तुम में है और इस बात पर यूं घबरा रही हो? धत तेरे की। और दिनेश ने सारी बात को कुछ ऐसे हल्के ढंग से उड़ा दिया मानो कोई बात ही ना हो। लेखा, आज तो मिठाई मंगवाओ तुम इसी खुशी में। कौन सी तारीख तय की है? लेखा ने नौकर को रुपए देते हुए कहा। 23 अप्रैल। बस अब तो 10 दिन बाकी रह गए हैं, कुछ लजाते हुए सुषमा बोली। महिम ने हमें नहीं बताया, यूं रोज ही घंटों बैठकर गप्पे मारेगा और इतनी जरूरी बात पी गया। दिनेश ने एक बार फिर बाहर की ओर झांका। सामने महिम के कमरे में अभी तक ताला लटक रहा था। अभी तक लौटे ही नहीं हैं हजरत।
मिठाई की प्लेट सुषमा की ओर बढ़ाते हुए दिनेश ने कहा, कल शिप्रा के स्कूल का उद्घाटन है, वहीं बैठकर तुम्हारी शादी की व्यवस्था भी कर देंगे। लो, इस बात पर मिठाई खा लो। सुषमा गुलाब जामुन तोड़ने लगी तो रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, तोड़कर नहीं, पूरा का पूरा उठाकर खा जाओ। सुषमा ने पूरा गुलाब जामुन मुंह में भर लिया तो उसके दोनों गाल फूल गए। रुमाल सामने लगाकर उसने जैसे तैसे उसे निगल लिया। हाँ, ऐसे, हंसते हुए दिनेश ने कहा, अब जरा हंस भी दो। शादी की बात भी कोई ऐसे रोकर सुनाता होगा। हंसो हंसो। सुषमा हंस दी। कोर्ट में अर्जी तो दे ही दी होगी। हाँ, कल ही दे दी। बस, तब क्या, गवाहों की कोई कमी नहीं है और सब मित्र लोग मिलकर एक पार्टी कर देंगे। हो गई सुषमा की शादी। बोलो, अब किस बात की चिंता है? सुहाग रात का कमरा मैं सजा दूंगी। हंसते हुए लेखा ने कहा तो सुषमा के गालों में एकाएक ही गुलाब खिलाए। शिप्रा के स्कूल के उद्घाटन पर जब लेखा पहुंची तो उस पर जैसे स्नेह भरे उलाहनों की बौछार सी हो गई। ओहो, धन्य भाग हमारे, लेखा जो तुम आई हो, वरना आजकल तो तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। कुर्सियां जमाते हुए बीनू बोली। लेखा हल्के से मुस्कुराई तो गालों की हड्डियां कुछ और उभर आईं और आंखों के पास की झुर्रियां कुछ अधिक स्पष्ट, अधिक गहरी हो उठी। कौन, लेखा जी आई हैं क्या? स्टूल पर खड़ा तस्वीर टांगता वर्मा घूमा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में खड़ा हो गया। चलिए, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई। क्या बताएं, आपने तो हम सब मित्र लोगों को इस बेरहमी से काट दिया है कि बस। और उसने हंसते हुए एक हथेली पर दूसरी हथेली का आरा चला दिया। तभी दिनेश माथे का पसीना पोंछते हुए घुसा। क्या गर्मी है कमबख्त, हवा का कहीं नाम तक नहीं, और धम्म से ठीक पंखे के नीचे वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्यों रे दिनेश, लेखा जी को खाना वाना भी देते हो या नहीं? क्या हड्डियां हड्डियां निकल रही हैं। स्टूल से नीचे उतरकर वर्मा दिनेश के पीछे जा खड़ा हुआ और अपनी लगाई हुई तस्वीर को देखने लगा। क्यों, कैसी लग रही है यह तस्वीर? एक्सीलेंट, दिनेश ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा और फिर काम में लगे हुए लोगों पर एक सरसरी सी नजर डालते हुए पूछा, शिप्रा जी कहाँ हैं? दिनेश की बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए वर्मा ने कहा, वे कुछ सामान खरीदने गई हैं, आती ही होंगी, और सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। तुम्हारी कंपनी का क्या तय हुआ? दिनेश ने पूछा तो दो क्षण वर्मा चुप ही रहा। फिर धीरे से बोला, तय हो गया है कि जून में बंद हो जाएगी। तब क्या बताएं यार, बड़ी मुसीबत है। इस उम्र में नई नौकरी ढूंढना, नए सिरे से जमना, सोचता हूं तो मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कोशिश तो कर ही रहे होगे, कहाँ कहाँ बात चल रही है? चल तो रही है 2-3 जगह, कई जगह अर्जियां भी दे रखी हैं, पर मन लायक बात अभी कहीं नहीं है। वर्मा के स्वर में चिंता से उभर आई। 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी, फिर रहन सहन के स्टैंडर्ड भी जो बन गए हैं, घटाए नहीं जा सकते। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि 2 महीने भी बिना काम के बैठना पड़ जाए तो खाएंगे क्या? हालत तो तुम जानते ही हो। जाने क्यों दिनेश को लगा कि इस समय यह प्रसंग छेड़कर उसने अच्छा नहीं किया। वह चुप हो गया। वर्मा सिगरेट पीता रहा। मंच के सामने अल्पना बनाते हुए प्रीति बोली, लेखा, तुम तो सचमुच बहुत ही कमजोर हो गई हो। अरे, हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करो। क्या करूं, कुछ तो यहाँ की आबो हवा ही ऐसी है, ना खुली ना साफ हवा मिलती है, ना अच्छा खाने पीने को। फिर इधर कुछ। लेखा की बात को बीच में ही काटकर मेहरा बोला, अरे साहब, घर के काम के साथ साथ 2 साल में थीसिस लिख डालना कोई सरल काम है क्या? हम तो आपकी लगन और परिश्रम की दाद देते हैं लेखा जी। सभी ने इस बात को महसूस किया कि मेहरा के लहजे में लेखा की प्रशंसा कम और प्रीति के निकम्मेपन पर आरोप ज्यादा था। प्रीति खून का घूंट पीकर रह गई। वह जानती है कि जब से उसने स्कूल छोड़ा है, मेहरा उसे जब तक यूं ही ताने सुनाया करता है। उससे घर का काम और स्कूल का काम साथ साथ नहीं होता तो वह क्या करे? नौकरों का तो यह हिसाब है
कि 4 दिन रहते हैं तो 8 दिन गायब। फिर वह लेखा की तरह अकेली भी नहीं कि चाहे जैसे रह लिए, चाहे जैसा खा लिया। सास ससुर के साथ रहती है। घर के काम में जरा सी कसर हुई नहीं कि महाभारत मच जाता है। हार कर उसने नौकरी छोड़ दी तो अब मेहरा नाराज। उसकी आय भी घर का एक सहारा थी, पर वह क्या करे, यह दोहरी मेहनत उससे नहीं होती। वह काम करती थी तब भी खुश नहीं थी, छोड़कर और भी दुखी हो गई। मेहरा के मन में यह भाव है कि वह उसके माता पिता के साथ रहने से प्रसन्न नहीं है। बात कुछ हद तक ठीक भी है और इसीलिए मेहरा उससे खिंचता चला जा रहा है। दिनों दिन बढ़ते इस तनाव को वह स्वयं महसूस कर रही है, पर नहीं जानती कैसे इस तनाव को दूर करे। दोनों हाथों में ढेर सारे रजनीगंधा के फूल और 2 आदमियों के सिर पर कोका कोला की पेटियां लदवाए शिप्रा घुसी। शिप्रा जी, लीजिए, सब तैयार है। देखिए, देखकर पास कर दीजिए और मेहनताने के रूप में कोका कोला की एक एक बोतल इधर बढ़वा दीजिए। क्या गर्मी पड़ रही है कमबख्त, गला एकदम सूख गया है, वर्मा ने फरमाइश की। शिप्रा हंसी। उसने पेटियों में से बोतलें निकालकर एक एक के हाथ में थमाना शुरू किया और बोली, मैं तो आप लोगों के भरोसे एकदम ही निश्चिंत हूं वर्मा भाई। और फिर सरसरी सी नजर सारे हॉल पर डाली। सारा हॉल जगमगा रहा था। शिप्रा का अपना मुख भी जैसे चमकने लगा। तभी उसकी नजर कोने में बैठी लेखा पर पड़ी। अरे, तू आ गई लेखा, तुझसे तो मुझे इतनी लड़ाई करनी है कि बस। और आगे बढ़कर हाथ के सारे फूल उसकी गोदी में पटक कर बोली, ले चल, फूल लगा सब। लेखा फूल लेकर उठी तो शिप्रा उस कुर्सी पर बैठ गई। दिनेश ने हंसते हंसते कहा, शिप्रा जी, कल मुझे तो आप फोन पर इस कदर डांट रही थी, अब लड़िए ना लेखा से। शिप्रा कुछ कहती उसके पहले ही लेखा बोल पड़ी, 1 महीने बाद तेरे स्कूल की ही ड्यूटी बजाया करूंगी शिप्रा, बस 1 महीने और रुक जा। 1 महीने बाद तेरी यह घुलती काया रह भी जाएगी, मुझे इसी में संदेह है। क्या सूरत बना रखी है। एक टक लेखा की ओर देखते हुए शिप्रा बोली। दिनेश ने देखा लेखा के गालों और गले की हड्डियां बेहद उभर आई हैं। नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। बातचीत के सारे प्रसंग को अपने पर से हटाने के उद्देश्य से लेखा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को पता है, सुषमा और महिम इस 23 तारीख को शादी कर रहे हैं। सच? तारीख तय कर ली? गुड। वर्मा ने कोका कोला की बोतल से घूंट सिप करके बोतल को एक ओर सरकाते हुए कहा, बात तो उससे कल ही हुई थी, आज के प्रोग्राम में उसका गाना जो है, पर कल तो उसने कुछ नहीं बताया। अभी तक वह आई भी नहीं। और शिप्रा ने घड़ी देखी। खैर, अभी तो समय है। घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे, सो यह पुण्य कार्य भी हम लोगों को ही करना है। मैंने उससे कह दिया कि तू निश्चिंत रहे, हम लोग तेरी शादी कर देंगे, पार्टी के लिए चंदा कर लेंगे, बस, और करना ही क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशंस शिप्रा जी, चिल्लाते हुए माथुर और मीना ने प्रवेश किया। आओ माथुर, यार तुम बड़े उस्ताद हो, काम के समय तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चलता, बस मेहमान की तरह चले आ रहे हैं। देखते ही वर्मा चिल्लाया, शागिर्दों को भेज तो दिया था पहले ही काम करने के लिए, देखो सब काम हो गया। और पंखे के नीचे वाली कुर्सी पर बैठते हुए रुमाल से पसीना पोंछने लगा। तो वर्मा ने पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, इन्हें पसीना आ रहा है, काम धाम कुछ किया नहीं और पसीना सुखा रहे हैं। शिप्रा जी, कोई आदमी भेजिए हारमोनियम उतारने के लिए। बाहर से ही चिल्लाती हुई सुषमा घुसी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी और उसी रंग का ब्लाउज पहन रखा था। बड़ी पिंकी बनकर आई है। सुना तू बड़ी जल्दी मिठाई खिला रही है, अकेली कैसे है? महिम को कहाँ छोड़ आई? बिना एक भी प्रश्न का उत्तर दिए सुषमा नौकर को लेकर बाहर चली गई। आज तो इसका चेहरा ही बदला हुआ है। कल आई थी तब तो बात बात पर जैसे आंखें भर भर आ रही थी। लगता है गाने की एक कड़ी गुनगुनाती सुषमा घुसी तो दिनेश के अधूरे वाक्य पर विराम लग गया। शिप्रा जी, यदि आप अनुमति दें तो 1 घंटे को जरा बाहर घुमाएं।
प्रोग्राम शुरू होने के ठीक आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। यहां बैठे बैठे तो दम घुटा जा रहा है, दिनेश ने पूछा। बाहर की हालत तो और भी बदतर है। यहां कम से कम पंखे तो हैं। टैक्सी के इंतजार करने में मेरी आज जान ही निकल गई। आज तो भला की गर्मी है, हवा एकदम बंद। सुषमा के ललाट पर पसीने की बूंदें एक दूसरे से मिलकर धारा के रूप में बहने लगी थीं। पंखे पंखे, 24 घंटे पंखों के नीचे रहते रहते मेरा तो सिर भन्ना जाता है कमबख्त। दिनेश शायद सबसे अधिक कष्ट पा रहा था। अरे, कलकत्ता की यही तो विशेषता है। और सुषमा एकाएक ही ऊंचे स्वर में गा उठी। शोनो बंधु शोनो प्राणहीन ए शहरेर इति कथा, इंटेर पांजोड़े लोहार खांचाए दारुण मर्म व्यथा, एखाने आकाश नाई एखाने बाताश नाई, एखाने अंध गलीर नरके मुक्तिर व्याकुलता। और सभी उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे। एखाने आकाश नाई एखाने बाताश नाई। सारा हॉल संगीत से गूंज उठा और सारी घुटन और बेचैनी स्वर लहरियों पर थिरक थिरक कर इधर उधर बिखरने लगी। उद्घाटन समारोह ठीक होने पर लेखा लौटी तो वह बेहद थक गई थी। बिना कपड़े बदले वह ज्यों की त्यों पलंग पर जा पड़ी। दिनेश उसके सिरहाने बैठकर 2 क्षण तक उसके क्लांत चेहरे को देखता रहा। पसीने से सारा पाउडर बुझ चुका था और एक अजीब सी चिपचिपाहट चेहरे पर छाई हुई थी। बड़े स्नेह से लेखा के सिर को सहलाते हुए दिनेश ने कहा, लेखा, आज तो मुझे एकाएक ही लग रहा है कि तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो। देखो तो हड्डी हड्डी निकल रही है। पिछले 6-7 महीने के परिश्रम ने तुम्हें तोड़ दिया है। सोचता हूं तुम कुछ दिनों को बाहर चली जाओ। लेखा धीमे से मुस्कुराई। दिनेश को याद आया, मुस्कुराती लेखा कभी कितनी आकर्षक लगती थी। और अब 1 मई से तुम्हारा कॉलेज बंद हो रहा है। बस उसी दिन चली जाओ। मैं भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूं। जैसे ही छुट्टी मंजूर होगी आ जाऊंगा। पागल हो गए हो? आज सबने कह दिया तो तुम्हें बस। अरे, कह क्या दिया? मुझे क्या दिखाई नहीं देता? और एक बार दिनेश ने लेखा की आंखों के पास पड़े हुए गड्ढों को छूकर देखा, चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को महसूस करके देखा। सोचता हूं न हो तो तुम कुछ दिनों को घर ही चली जाओ। अम्मा भी बड़ी खुश होंगी। और वहां की तो आब हवा ही ऐसी है कि एक बार मुर्दा भी जी उठे। छुट्टी मंजूर होते ही मैं भी पहुंच जाऊंगा। कुछ समय सबके साथ रहकर फिर हो सका तो हम लोग थोड़े दिनों के लिए कहीं पहाड़ पर चले जाएंगे। अब थोड़ा सा काम बचा है, इसे कर लेने दो ना। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब ऐसा क्या काम है जिसके लिए यहां रहना जरूरी है? टाइप किए हुए चैप्टर वहां बैठकर भी रिवाइज किए जा सकते हैं। मैं कल ही बाबूजी को लिख दूंगा। सुरेश और रमेश को भी लिख दूंगा। तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे वो लोग। 1 तारीख को तुम्हें जाना ही है। गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो सूरज डूब चुका था। सारे आसमान पर सोने में घुली सिंदूर पुत रही थी और वातावरण में सुनहरी आभा छाई हुई थी। लेखा ने खिड़की से सिर निकालकर देखा। उसकी उत्सुक आंखें रमेश और सुरेश को खोज रही थीं। रेंगती गाड़ी, 8-10 अजनबी चेहरे, 2-4 कुली, प्लेटफॉर्म की मामूली सी चहल पहल। गाड़ी ठहरने के बाद भी लेखा कुछ देर तक खिड़की में से ही झांक कर देखती रही, पर किसी भी परिचित को न देखकर उसने स्वयं कुली को बुलाकर सामान उतरवाया। लेखा को लिए हुए तांगा चरमर चरमर करता खेत खलिहानों से गुजर रहा था। ऊपर दूर दूर तक फैला नीला चमकीला आसमान और नीचे हरे भरे मैदान, पेड़ों के झुरमुट, छोटे छोटे पोखरों में नहाते नंग धड़ंग बच्चे। कहीं बस, ट्राम, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा नहीं। उसे गरियाहट चौराहे की याद हो गई। गति गति गति। वहां की अविराम गति को देखकर लेखा को कभी कभी चक्कर सा आने लगता था। उसने फिर चारों ओर देखा। मन को डुबो देने वाली शांति और क्लांत थके दिमाग को सहला देने वाले दृश्य। अमलतास और गुलमोहर के पेड़ों की फूलों से लदी टहनियां तांगे की छत को छू छू कर लेखा की अगवानी कर रही थीं।
चाची आ गईं, चाची आ गईं के शोर में ही लेखा घुसी। सिर पर पल्ला ओढ़ते हुए उसने अम्मा और भाभी के पैर छुए। बहू, तुम्हारा तो तार कोई 2 बजे मिला, पर न घर में सुरेश न रमेश। मैं तो इन निगोड़ों के मारे ऐसी परेशान हूं कि क्या बताऊं। साड़ी के पल्ले से ही हाथ पोंछती हुई गौरा रसोई से निकली। नमस्ते भाभी। लेखा ने बड़े दुलार से गौरा की पीठ पर हाथ फेरा, पर उसे लगा जैसे गौरा पहले से कहीं बहुत बदल गई है। चेहरे पर न वह चमक है न कांति। रूखे बिखरे केश, मटमैली सी साड़ी और कांतिहीन चेहरा। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई बहू? तुम्हारे बाबूजी सुनेंगे तो दोनों की हड्डी पसली एक कर देंगे। नहीं अम्मा, तकलीफ कैसी, सीधा तो रास्ता है। यही तो तुम पढ़ी लिखियों का आराम है। हम जैसे हों तो वहीं टिसवे बहाने लगें। लल्ला बिट्टू ने मिल मिलकर सामान भीतर रख दिया। गौरा ने चूल्हे पर से दाल उतारकर चाय का पानी चढ़ा दिया। लेखा सबके स्वागत और स्नेह को सिर आंखों पर झेलती आंगन में बिछी खाट पर बैठ गई। आंगन के किनारे किनारे पेड़ लगे थे और उसकी टहनियां हिल हिल कर पंखा झल रही थी। गर्मी या उमस का कहीं नाम तक नहीं था। भैया की छुट्टी कब तक मंजूर होगी बहू? अम्मा ने पूछा। दरख्वास्त तो दे दी है, देखिए कब मिलती है। और तुमने ये हड्डी हड्डी क्यों निकाल रखी है? 2 जनों का तुम्हारा परिवार, ऐसा क्या काम रहता है तुम्हें भला जो यूं बुढ़ापा आ गया? देखो तो क्या सूरत बना रखी है। काम तो कुछ नहीं, पर वहां की आबहवा ही कुछ ऐसी है अम्मा कि तभी तो हम कहे हैं भाई कि यहीं रहो। बात को बीच में ही काटकर अम्मा बोली, क्या फायदा तुम्हारी कमाई का? यहां जो रूखा सूखा मिले सो ही खाओ। दोनों जने कमाते हैं और सूरत तो देखो, जैसे 6 महीने से रोटी न मिली हो। भैया को देखो, वे तो आधे रह गए। यहां का तो पानी भी दूध की तरह गुनकारी है। लेखा केवल मुस्कुराई, पर जरा दूर बरामदे में बैठी तरकारी काटती हुई भाभी बोली, कलकत्ता के सैर सपाटे छोड़कर कौन इस घन चक्कर में फंसेगा? यह तो हमारे खोटे भाग हैं जो रात दिन कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहते हैं। भाभी के स्वर की तलखी और आक्रोश से लेखा आवाक सी रह गई। उसने बड़े झिझकते हुए अम्मा के चेहरे की ओर देखा। तभी आंगन का पिछला दरवाजा खोलकर अपने साल भर के लड़के को गोदी में लटकाए हुए चाची ने प्रवेश किया। आ गई क्या बहू? लेखा ने चट से उठकर चाची के पैर छुए, पर घर के और लोगों के चेहरे पर आए उपेक्षा भाव ने स्पष्ट कर दिया कि उनका आना वहां किसी को अच्छा नहीं लगा। आइए बैठिए चाची जी, थोड़ा साहस करके लेखा ने आग्रह किया। चाची और अम्मा के झगड़े की बात उसे मालूम थी, फिर भी मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने चली आई थी। भैया ने तो मुझे कभी पराया नहीं समझा। खा पी लो तो तुम फिर कुछ देर को उधर आना। और वे वैसे ही लौट पड़ी। जब तक दरवाजा बंद नहीं हो गया, अम्मा की कुपित दृष्टि उनका पीछा करती रही। घर के सब लोग लेखा के सामान के चारों ओर मंडरा रहे थे। उसने उठकर बक्सा खोला। वह सभी के लिए कुछ न कुछ लाई थी। अम्मा, भाभी, चाची और गौरा के लिए साड़ियां, बच्चों के लिए खिलौने, सुरेश और रमेश के लिए पेन। चाची वाली साड़ी अम्मा ने अपनी ओर सरकाकर कहा, कोई जरूरत नहीं है उसे देने की। पहले ही मेरा तो सारा घर खाए बैठी है चुड़ैल। मुकदमेबाजी कर रही है मरी उस तहसीलदार के साथ मिलकर। ऐसे लक्षण हैं तभी तो छोड़ रखा है खसम ने। मैं तो कहूं लाख रुपए के हैं लाला जी, पर चुड़ैल ने उनकी जिंदगी हराम कर दी। हार कर उनने भी दूसरी कर ली। इत्ते पे चैन थोड़े है निगोड़ी को। यहां बैठी बैठी मूंग दल रही है। अरे भाभी, आप? आंखों में विस्मय और होठों पर हंसी लपेटे सुरेश ने घर में घुसते हुए कहा, न कोई खबर न सूचना। तुम घर में रहो तो खबर भी मिले। अम्मा बिगड़ी और हाथ नचाते हुए बोली, मैं पूछूं कि घर वालों ने तुम्हारा कर्जा खाया है जो 2 जून रोटियों के मिस वसूलने आ जाते हो? सवेरे के निकले निकले लाट साहब अब चले आ रहे हैं। भाभी के सामने यूं छोटे बच्चों की तरह झिड़का जाना
सुरेश को कुछ असहसा जान पड़ा। झल्लाकर बोला, कॉलेज गया था और क्या, मुझे क्या मालूम कि भाभी आ रही हैं। 7 बजे तक कॉलेज में बैठा था। अरे पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या निरा उल्लू ही समझ रखा है तूने। साड़ियों को बगल में दबाकर उठती हुई अम्मा बोली, लाइब्रेरी गया था। इस घर में पढ़ने की कहीं जगह भी है जो आऊं। सारे दिन तो किचकिच मची रहती है। महल चिना लो अपने लिए, लाट साहब ही बने जा रहे हैं। बड़बड़ाती अम्मा भीतर चली गईं। गौरा चाय बना लाई और प्याला लेखा के सामने बढ़ा दिया। सबके बीच बैठकर यूं अकेले चाय पीते हुए लेखा को बड़ा अजीब सा लग रहा था। यूं वह इस घर की बहू है, पर पढ़ी लिखी है, कमाती है और कुछ ऐसे भिन्न वातावरण से आई है कि उसके साथ यहाँ शुरू से ही विशेष सम्मानित अतिथि का सा व्यवहार होता है। आप भी चाय पीजिए सुरेश भैया, प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए लेखा ने कहा। लौटती हुई अम्मा की ओर उपेक्षा भाव से देख उसने कहा, नहीं भाभी, और वह धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ गया। लेखा ने चाय का प्याला मुंह से लगाया तो सारे दिन के थके हारे दिनेश का कुम्हलाया सा चेहरा उसके सामने घूम गया। उसे याद आया, कभी वह रात में देर तक जागती तो दिनेश खुद उसके लिए कॉफी बना लाता था। वह कितनी नाराज होती थी, फिर भी जाने क्यों उसके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। नहा धोकर गीले बालों की एक ढीली सी चोटी बांध लेखा नीचे उतरी तो भाभी और गौरा रोटियां सेक रही थीं और अम्मा बच्चों को खाना परोस रही थीं। तुम्हारे बाबूजी आ गए, मिल लो, अम्मा ने कहा तो जाने क्यों लेखा को लगा जैसे यहां अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। रसोई में कुछ धुआं भी था और कुछ तनाव भी। लेखा ने चुपचाप जाकर पैर छुए और आशीर्वाद का सेहरा ओढ़ती हुई फिर रसोई में लौट आई। आप उठिए भाभी, मैं रोटी बेल देती हूँ। रहने दो बाबा, 2 दिन आराम करके आदत नहीं बिगाड़नी है। तुम बाहर हवा में बैठो, तुम्हें तो आदत भी नहीं होगी। लेखा से जवाब देते नहीं बना। उसने गौरा से कहा, तुम उठो गौरा। नहीं भाभी, धुएं से जलती आंखों को आंचल से रगड़ते हुए गौरा ने कहा। भाभी की इनकारी में जितनी तिक्तता थी, गौरा की इनकारी में उतनी ही नम्रता। खाना पीना समाप्त हुआ तो लेखा छत पर चली गई। ऊपर के कमरे में ही उसका सामान रखवाया गया था। सुरेश और रमेश वहीं पढ़ते भी थे। छत की मुंडेर पर खड़े होकर उसने देखा, चारों ओर खुले मैदान फैले पड़े हैं। दूर दूर बने मकानों की मंद मंद बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ऊपर स्वच्छ नीले आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। गुलमोहर की टहनियां छत की मुंडेर को ढकती हुई छत पर आ गई थीं और चारों ओर फूल और पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। ठंडी महकती बयार हौले हौले चल रही थी। धुएं से घुटा हुआ कलकत्ता याद आया, जहां ऐसी खुली छत नहीं है, ऐसे खुले मैदान नहीं है, ऐसी प्यारी हवा नहीं है, तारों की ऐसी जगमगाती दीवाली नहीं है। वह आकर खाट पर लेट गई तो पेड़ों की डालियां उसे पंखा झलने लगी। उसकी आंखों के आगे दिनेश उभर आया। कमरे में फुल स्पीड पंखे के नीचे भी पसीने से भीगा, बेचैनी से करवटें बदलता छटपटाता। सवेरे 4 बजते ही लेखा की नींद खुल गई। पिछले कई दिनों से वह नियमित रूप से 4 बजे उठ रही है। आज उसे पढ़ना नहीं था, कोई और काम भी नहीं था, फिर भी नींद खुल ही गई। वह उठी, उसके बिस्तरे पर पत्तियां और फूल की पंखुड़ियां झड़ी पड़ी थी। थोड़ी ही दूर गौरा, सुरेश, रमेश, लल्ला, बिट्टू सोए हुए थे, निश्चिंत, बेखबर। वह खाट से नीचे उतरी। मुंडेर पर अमलतास और गुलमोहर के फूल इठला रहे थे। भोर के हल्के फीके प्रकाश में उसका रंग बड़ा चटकीला लग रहा था। लेखा ने फूलों को छुआ। अजीब सी पुलक से उसका रोम रोम भर गया। अपने कमरे में वह बहुत फूल लगाती है, पर पेड़ों पर लगे फूलों को बाहों में भरने का यह आनंद उसके लिए नया था। चिड़ियों के कलरव से धरती आसमान के ओर छोर मिल गए और आसमान का कोना सिंदूरिया आभा से दीप्त हो उठा। मैदानों में खिले रंग बिरंगे जंगली फूलों में चटकीलापन आने लगा और चारों ओर एक नई स्फूर्ति का आभास मिलने लगा।
मन में एक विचित्र सी पुलक और ताजगी लिए लेखा नीचे उतर आई। दोपहर के सारे कामों से छुट्टी पाकर अम्मा ऊपर आकर लेखा के पास ही बैठ गईं। बहू, बड़ी के लखन तो तुम देख ही रही हो, उठते बैठते कोसती है। उसे तो घर के हम सब जहर लगे हैं। हमें तो भाई उससे अब कोई उम्मीद नहीं रही। अब तो तुम्हें इस घर को ढर्रे पर लगाओ तो लगे, हम तो हार गए। अम्मा के स्वर में व्यथा और निराशा उभर आई और उनका स्वर टूट गया। गौरा का ब्याह करना है। हम तो बहुत कहते थे कि इसे इतना मत पढ़ाओ लिखाओ, कोई नौकरी तो करवानी नहीं है इससे। फिर एकाएक रुकी। शायद ख्याल आया कि लेखा भी नौकरी करती है। बात संभालती हुई बोली, सब तो तुम्हारी जैसी होती नहीं। फिर कलकत्ता की तो बात ही और है। कुछ करो, कोई कहने सुनने वाला नहीं, पर यहां तो 50 बातें देखनी होती हैं। बड़ी को छठा दर्जा पास कराकर ब्याह कर दिया तो आज अपना घर बार लेकर सुखी है, पर इसके लिए तो एमए पास लड़का चाहिए कि नहीं। अब तुम ही बताओ, कहां से लाऊं? तुम्हारे पिताजी में तो अब दर दर ठोकरें खाने का दमखम रहा ही नहीं। लड़के को दुकान से ही फुर्सत नहीं। यूं भी उन दोनों का हम पर तो सदा कोप ही बरसता रहता है। अब तुम्हारे आदमी ने तरक्की नहीं की तो हम क्या करें? रहे सुरेश रमेश, सो उनकी तो बात ही न्यारी है। पढ़ते लिखते क्या हैं, हम पर एहसान करते हैं। ये भले और इनकी किताबें भली, घर वाले इनकी बला से, मरो चाहे जियो। यूं भी अम्मा, ये बेचारे इस विषय में कर ही क्या सकते हैं? उनकी तो अभी उम्र ही पढ़ने लिखने की। सबकी अपनी अपनी उम्रें हैं, तो लड़की को कौन पार लगाएगा? तुम लोग यूं ही घर से कट छट कर रहते हो। बिरादरी के 4 आदमियों को तुम नहीं जानते होगे। मैं तो भैया चिंता के मारे रात दिन घुली जाती हूँ। लेखा समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे। वह अपने को ही अपराधी महसूस करने लगी। अब आजकल एक नई धुन सवार हुई है। कहती है मैं तो नौकरी करूंगी। इसी जुलाई से स्कूल में कोई जगह खाली होने वाली है, सो रात दिन यही रट लगा रखी है कि पढ़ाऊंगी। अब तुम ही बताओ, इस छोटी सी जगह में वह नौकरी करेगी तो अच्छा लगेगा? क्या हर्ज है अम्मा? समय भी अच्छा बीतेगा और कुछ मदद भी हो जाएगी। माफ करो बाबा, हमें नहीं चाहिए ऐसी मदद। हाथ नचाते हुए अम्मा भड़क पड़ी। जवान लड़की, एक बार पैर घर से बाहर पड़ गया तो फिर बाहर की ही हो रहेगी। आज और चाहे कुछ हो, कम से कम अपनी इज्जत तो ओढ़े बैठे हैं। अब तो लगता है मुंह दिखलाने लायक भी नहीं रहेंगे। तुम कलकत्ता की बात छोड़ो, मैं कहती हूं इस बार भैया आए तो इसका जुगाड़ बिठा दो। लेखा को अचानक ही मीना की याद आ गई, जो अपनी 16 साल की लड़की से जब तक कहती रहती है, देख रीति, तू अपनी शादी अपने आप तय कर लेना। इस भरोसे रहना ही मत कि हम तेरे लिए लड़का ढूंढते फिरेंगे। बस खबर कर देना तो धूमधाम से शादी कर देंगे। और वहां सबको इस बात का अंदेशा हो गया है कि अवश्य रीति किसी दिन कोई गलत काम कर बैठेगी। फिर भी बड़ी सशंकित सी नजर चारों ओर डालकर और कुछ और पास सरक कर अम्मा ने धीरे से कहा, अब तुमसे क्या छिपाऊं बहू, तुम्हारे पिताजी के पास वह पाठक जी का लौंडा आया करे है कभी कभी। मैं सोचती थी आता होगा यूं ही, मुझे क्या पता यहाँ कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है। आज किताबें आ रही हैं तो कल कुछ और। फिर स्वर को और धीमा करके बिल्कुल ही फुसफुसाते हुए बोली, चिट्ठी भी पकड़ी है एक दो तो। और अम्मा अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए लेखा के चेहरे की ओर बड़े गौर से देखने लगी। परंतु इतनी बात सुनकर भी लेखा का यूं निर्विकार भाव से बैठे रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। आगे कुछ कहने का उत्साह ही जैसे जाता रहा। सारी बात समाप्त करने के लहजे में बोली, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। यह तो समझ लो बात तुम्हारी चाची और बड़ी तक नहीं पहुंची, नहीं तो सारे गांव में हंगामा मच जाता। अम्मा का गला भर्रा आया। शाम को पिताजी ने आते ही खबर दी कि बड़की की लल्ली की शादी पक्की हो गई है। सप्तमी को लगन जा रही है। कहाँ हुई है? लड़का कौन है? अम्मा ने उत्सुकता से पूछा।
चंदौसी के कॉलेज में प्रोफेसर है, घर वर सभी अच्छा है। यह भी किस्मत की बात है। लो, लल्ली तो 10वीं पास ही है। अरे भाई, करने वाले चाहिए। बिरादरी में अच्छे लड़कों का कोई टोटा थोड़े ही है। चलो अच्छा है, लल्ली भी अपनी ही है। पर अपनेपन की भावना के बावजूद अम्मा के कलेजे से एक गहरी निश्वास फूट पड़ी। भात की तैयारी करो, भात की तैयारी। कमीज उतारकर खूंटी पर टांगते हुए पिताजी बोले। इन्होंने तो चट मंगनी पट ब्याह कर दिया, पर अब हम कैसे इतनी जल्दी तैयारी करें? पहला ही मौका है, कसर रह गई तो भत उड़ेगी या नहीं? पिताजी सीधी सी बात भी करते हैं तो लेखा को लगता है जैसे वे शिकायत कर रहे हैं। उनके स्वर और लहजे में कुछ ऐसा रहता है जो शिकायत का आभास देता रहता है। कभी कभी तो लेखा को यह भी लगने लगता है जैसे यह शिकायत दिनेश और उसके प्रति है, जो घर से कट कर रहते हैं। रात लेखा जब छत पर पहुंची तो देखा गौरा अकेली लेटी सूनी आंखों से आसमान को निहार रही है। लेखा को देखते ही गौरा उठ बैठी। आइए भाभी। लेटी रहो गौरा, सारे दिन काम करते करते थक भी तो जाती होगी। लेखा का मन हुआ गौरा का सिर सहलाए, उसे खूब खूब प्यार करे, पर गौरा लेटी ही नहीं। 2 साल में ही कितनी बदल गई है गौरा, चेहरा कितना फीका पड़ गया है। और सुनाओ, क्या खबर है? तुमसे तो कुछ बात ही नहीं हुई। सब ठीक है, दबे गले से गौरा ने कहा और फीकी सी मुस्कुराहट उसके सूखे होठों पर फैल गई, पर स्वर की व्यथा लेखा से छिपी नहीं रही। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि गौरा से क्या कहे। उसे लगा जैसे गौरा उससे कुछ कहना चाह रही है, पर कह नहीं पा रही है। कहना तो वह भी बहुत कुछ चाह रही है, बहुत कुछ वह गौरा से पूछना चाहती है, पर पूछ नहीं पाती। हवा में हिलती हुई पेड़ों की टहनियां ही छत की निस्तब्धता को तोड़ रही हैं। लेखा पाठक जी के लड़के के बारे में पूछना चाहती है, पर केवल इतना ही कहकर रह जाती है। यहां तो गर्मी का नाम भी नहीं। और उसे एकाएक ही दिनेश की याद आने लगी। ऐसी खुली छतों के लिए कितना तड़पता है दिनेश। लेखा ने चारों ओर देखा, हल्की सी चांदनी बिखरी थी और चटक नीले आसमान पर दिप दिप करके तारे चमक रहे थे। तभी अचानक बड़ी तेज दुर्गंध का एक झोंका आया और धीरे धीरे वह बदबू हवा में फैलने लगी। साड़ी का पल्ला नाक पर लगाते हुए लेखा ने कहा, यह बदबू किधर से आ रही है? पीछे की तरफ एक पोखरा है बड़ा सा, उसके पानी में दुनिया भर का कूड़ा करकट सड़ा करता है और जब हवा इधर बहती है तो दुर्गंध आती है। पहले तो इतनी सड़ी बदबू आती थी कि मुझे कै हो जाया करती थी। अब तो फिर भी आदत हो गई है। म्यूनिसिपैलिटी सफाई नहीं करवाती। लेखा के लिए वह बदबू सचमुच ही असह्य हो रही थी। क्या पता। और दोनों फिर चुप हो गईं। पर 2 क्षण बाद ही जैसे अपनी सारी शक्ति बटोरकर गौरा एकाएक पूछ बैठी, भाभी, मुझे कलकत्ता में नौकरी नहीं मिल सकती क्या? यहां तो अम्मा पिताजी मुझे कुछ नहीं करने देते, करने भी नहीं देंगे, और सारे दिन घर में मेरा मन नहीं लगता। आप मुझे अपने साथ ले चलिए भाभी, मैं भी कोई नौकरी कर लूंगी। यहां तो कभी पढ़ने लिखने के लिए एक पत्रिका मंगा लो तो जैसे सारे घर में तूफान मच जाता है। यही सब करवाना था तो मुझे पढ़ाने लिखाने। बहू, ओ बहू। छत के पिछले हिस्से से चाची की छत जुड़ी हुई थी। वहीं से खड़ी होकर चाची आवाज दे रही थी। गौरा की बात बीच में ही छोड़कर लेखा उधर गई। तुम तो आई ही नहीं बहू, मैंने तो कल भी तुम्हारी राह देखी। चाची ने उलाहना दिया। तुम तो कम से कम मुझे पराया मत समझो। भैया पर तो मेरा मन जिठानी से कम नहीं है। उन्होंने भी मुझे कभी कम नहीं माना। जब भी आते मेरे लिए भी वैसी ही साड़ी लाते जैसी जिठानी के लिए लाते। तुम तो। मैं भी लाई हूं चाची जी, उधर आऊंगी तो दूंगी। आप भला पराई कैसे हो सकती हैं? वे तो हमेशा ही आपको याद करते हैं। मैं तो खुद ही आ जाती, पर क्या करूं, इन लोगों को तो मैं फूटी आंखों नहीं सुहाती। जाकर खड़ी नहीं होंगी कि सबको सांप सूंघ जाएगा।
फिर बड़े बुझे बुझे स्वर में बोली, जब अपना आदमी ही नहीं पूछे तो दूसरों को क्या दोष दूं? तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कमाकर खा लेती। अब तो समझ ही नहीं आता यह पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे इस छोरे को बड़ा करूंगी। मकान के इस हिस्से के सिवा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हिस्से का थोड़ा बहुत पैसा है पर सब दबा लिया। मांगती हूं तो सबको कांटे जैसी लगती हूं। गौरा को लखनऊ में मैंने साल भर तक अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया। इस छोरे की कसम खाकर कहती हूं, जो कभी एक पैसा भी लिया हो या उसे तकलीफ दी हो। तुम्हें तो याद होगा, तुम शादी होकर आई थी तब कैसी दिखती थी गौरा। अब देख लो कैसी हो गई। आज मुझ पर संकट पड़ा तो बहू, ओ बहू। अम्मा की आवाज सुनते ही लेखा घूम पड़ी और चाची का प्रवाह रुक गया। अपनी बात को बीच में ही तोड़कर बोली, कल आना बहू, जरूर आना। क्या पट्टी पढ़ा रही थी? कोस रही होगी हमें, और क्या? चाची की छत पर कुपित दृष्टि से देखते हुए अम्मा बोली। फिर खाट पर बैठते हुए गौरा को आदेश दिया, जा दूध चढ़ाकर आई हूं, उसे उतार कर जमा देना। दोनों नवाबजादे भी आ गए हैं, उन्हें खाना देती आना। गौरा उठकर चली गई और लेखा को फिर अम्मा के पास बैठना पड़ा। बहू, अब तो भात की तैयारी करनी है बस। 3 साड़ियां तो तुम्हारी लाई। अम्मा, सुरेश की आवाज से अम्मा की बात बीच में ही टूट गई। क्या है? अम्मा के स्वर ने ही बता दिया कि उन्हें सुरेश का यूं टोकना अच्छा नहीं लगा। इस बार जैसे भी हो मुझे 15 रुपए दो। चश्मा बदलवाए बिना पढ़ना लिखना असंभव हो गया है। आजकल तो सारे दिन बस सिर भन्नाता रहता है, आंख से पानी बहता रहता है। आए दिन तुम्हारे चश्मों के नंबर ही बदलते रहते हैं। मैं तो दुखी हो गई। अरे सुरेश, जरा अपनी अम्मा को नीचे भेजना। बाबूजी ने आवाज लगाई तो अम्मा वैसी ही बड़बड़ाती हुई नीचे उतर गईं। सुरेश भी उनके पीछे पीछे ही उतर गया। अकेले होते ही लेखा ने महसूस किया जैसे इन सब के बीच वह बहुत पराई है। उस घर की एक सदस्य होकर भी वह घर से अलग है। यहां आकर उसे बराबर ही लगता रहा है जैसे वह बहुत फिजूल खर्च है, जैसे उसका बहुत सा कर्तव्य इस घर के व्यक्तियों के प्रति है, पर जिसे वह पूरा नहीं कर रही है। वे दोनों 100 रुपए भेजकर समझते हैं कि सब कुछ कर दिया। 2 साल तक अपने काम और पढ़ाई में डूबे रहकर वह तो भूल ही गई थी कि उसका लंबा चौड़ा परिवार है, उस परिवार की समस्याएं हैं। उसके सामने तो उसका अपना भविष्य था, करियर था, बड़े बड़े अरमान थे। लेखा यूं ही खाट पर लेटकर आसमान की ओर निहारने लगी। उसे कलकत्ता याद आने लगा। वर्मा, बीनू, शिप्रा, मीनाक्षी, माथुर, एक एक करके सब याद आए। सुषमा महिम के साथ दार्जिलिंग में कहीं घूम रही होगी। जिस दिन विदा किया था उस दिन सचमुच सुषमा बहुत सुंदर लग रही थी। दिनेश की छुट्टी कब मंजूर होगी? उसने तार से अपने पहुंचने की सूचना दे दी थी। पत्र अभी नहीं लिख पाई थी। कल वह दिनेश को पत्र लिखेगी। टाइप किया हुआ चैप्टर उसके बक्से में रखा है, कल उसे भी निकालेगी। पर कुछ कर पाएगी यहां? कल तो उसे चाची जी के पास भी जाना है। कल वह गौरा से बात करेगी। रमेश और सुरेश को जैसे भी होगा अपने पास बिठाएगी। वह इस परिवार के लोगों के साथ घुलेगी मिलेगी। आखिर वह भी इस परिवार की एक सदस्य है। रविवार को सुरेश और रमेश ने प्रस्ताव रखा, भाभी शाम को घाट पर चलिए, कुछ देर नाव पर ही सैर की जाए। हाँ भाभी, आज घाट पर ही शाम बिताई जाए, खाना खूब जल्दी बना लेंगे। और क्या? प्रफुल्लित सी गौरा बोली। अम्मा चले जाएं? इजाजत के लहजे में लेखा ने पूछा। चली जाओ, सब लोगों का मन है तो घूम आओ। तार पर फैली हुई साड़ी को समेटते हुए अम्मा ने कह दिया, पर उनके स्वर में कोई विशेष उत्साह नहीं था। लेखा जानती है, आज ही उसने भात के लिए अम्मा को 1 अंगूठी और 50 रुपए दिए हैं। आज चाह कर भी उनसे मना करते नहीं बनेगा। भाभी, आज तो आपको भी चलना ही होगा, लेखा ने बड़े मनुहार भरे स्वर में कहा।
भाभी बरामदे में बैठी अपनी सबसे छोटी लड़की को दूध पिला रही थी। सुनते ही भभक उठी। तुम ही करो नाव के सैर सपाटे, हमारी किस्मत में तो रसोई के ही सैर सपाटे लिखे हैं। कहा ना आज खाना जल्दी ही बना लेंगे, मैं अकेली ही बना लूंगी बस, उत्साहित सी गौरा बोली। पर भाभी नहीं मानी। लेखा घर के काम में बहुत पटु नहीं है, फिर भी जानती जरूर है, पर जाने क्यों यहां उससे कोई काम नहीं करवाता। यूं छोटा मोटा काम वह कर देती है। उसे भाभी पर गुस्सा तो नहीं आता। वह भाभी की जगह होती तो शायद उसकी भी यही स्थिति होती। पर घर का तनाव और हमेशा की कहा सुनी मन को बोझिल जरूर बना देती है। लेकिन क्या किया जाए। बहती नदी में विहार करते हुए गौरा का मन जैसे बहने लगा था। वह मुग्ध भाव से नदी को देख रही थी। ढीली चोटी में से निकले हुए उसके केश हवा के साथ उड़ रहे थे। उसकी साड़ी का पल्ला उड़ रहा था। शायद उसका मन भी उड़ रहा था। लेखा ने पहली बार गौरा को इतना प्रसन्न, इतना चंचल देखा। सुरेश और गौरा ने मिलकर एक सहगान गाया। सांझ की सूनी दिशाएं संगीत से गूंज उठीं। लेखा का मन हुआ वह भी उनके साथ गाए, पर उसे वह गीत नहीं आता था। उसे सुषमा की याद आई। वह अच्छा गाती है और कितनी पूंछ है उसके गाने की। गौरा के गले में भी लोच है, आवाज में सुरीलापन है। नदी बह रही थी, उस पर नाव बह रही थी। उस पर रमेश, सुरेश और गौरा बह रहे थे। चारों ओर संगीत की स्वर लहरियां बह रही थीं और आसमान में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े बह रहे थे। इस बहाव में गौरा के मन की उदासी और खिन्नता न जाने कहां बह गई थी। सुरेश का सिर दर्द बह गया था। लेकिन रात को लेखा ऊपर चढ़ी तो सुरेश सिर पर रुमाल बांधे औंधा लेटा हुआ था। क्या बात है भैया, सिर दर्द कर रहा है? सिरहाने बैठते हुए लेखा ने पूछा। यूं ही जरा सा, झट उठते हुए सुरेश ने कहा और एक झटके से सिर पर बंधा रुमाल खींच लिया। अरे लेटे रहो, लेटे रहो, आप लोग मेरे साथ तकल्लुफ क्यों करते हैं? लेखा के स्वर में शिकायत थी। सुरेश धीमे से मुस्कुराया। चश्मे का नंबर पड़ गया है, इसलिए यूं तो आजकल सारे दिन ही सिर में दर्द रहता है, पर जरा सा भी पढ़ लूं तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। अम्मा रुपए देंगी तब तक यूं ही चलाना पड़ेगा। सुरेश दूसरी ओर देखने लगा। लेखा जानती है अम्मा ने रुपए भात की तैयारी में लगा दिए हैं। लेखा के पास जो कुछ था वह भी उसने अम्मा को दे दिया। भाभी, यदि मैं कलकत्ता आ जाऊं तो क्या कुछ ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता कि कुछ काम भी मिल जाए और पढ़ाई भी चलती रहे? वहां तो रात के कॉलेज हैं, उसी में पढ़ लिया करूंगा। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगा। सुरेश के स्वर की मायूसी लेखा को कचोट गई। बोझ? लेखा ने महसूस किया कि इन मासूम बच्चों के दिलों में अभी से यह बात कितने गहरे तक बैठ गई है कि ये बोझ हैं। अभी इन लोगों की उम्र ही क्या है। गौरा भी तो उसके साथ साथ जाना चाहती है। गौरा से फिर बात ही नहीं हो पाई। अम्मा उसे किसी के पास बैठने ही नहीं देती। वह जानना चाहती है कि क्या सचमुच गौरा पाठक जी के लड़के से? ऐसा नहीं हो सकता क्या भाभी? सुरेश उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। हो क्यों नहीं सकता, पर यह तो तुम्हारा फाइनल ईयर है। अगले साल आना, सभी इंतजाम हो जाएगा। यूं छुट्टियों में एक बार आओ, कुछ घूमना फिरना भी हो जाएगा। छुट्टियों में? सुरेश चुप हो गया। लेखा को लगा छुट्टियों वाली बात उसे नहीं कहनी थी। कलकत्ता तक आने जाने का किराया? बहू, ओ बहू, सो गई क्या? छत पर चढ़ते हुए अम्मा ने कहा। लेखा ने सिर पर पल्ला खींचते हुए कहा, नहीं अम्मा, और वह खाट पर से उठ खड़ी हुई। सुरेश दोनों हाथों में सिर छिपाकर फिर औंधा लेट गया। अम्मा लेखा की खाट पर बैठ गईं और कमर से साड़ी का खुसा हुआ पल्ला निकालकर बोली, आज तुम लोग घाट पर गए थे तो मैं भी एक काम कराई। और फिर एक मोटे से धागे में बंधी हुई एक छोटी सी पोटली लेखा के हाथ में देते हुए बोली, कल सोमवार है, नहा धोकर इसे बांध लेना। यह क्या है अम्मा?
आश्चर्य से पोटली को उंगलियों में नचाते हुए लेखा ने पूछा, अब ज्यादा पूछताछ तो करो मत, बस बांध लेना। अम्मा बड़े गदगद स्वर में बोली, भाई तुम लोग चाहे सोचो ना सोचो, हम लोग तो इस चिंता में भी घुले जाते हैं। तुम्हारे ब्याह को 4 साल होने को आए और घर में कोई बाल गोपाल नहीं। भरी जवानी में ही कोख रुझ जाए, यह भी कोई बात हुई भला। लज्जित अपमानित आवाक सी लेखा अम्मा का मुंह ही देखती रह गई। क्या कह रही हैं अम्मा? यहाँ एक पीर है, नीम के नीचे बैठते हैं, सो उन्हें सब नीम तले का पीर ही कहते हैं। ऐसा तावीज देते हैं कि बस। आज तक उनका तावीज अकारथ नहीं गया। लोग दूर दूर से आते हैं। 5 रुपए और 1 गज लाल कपड़ा। सो तुम्हारा घर आबाद हो बहू, तेरे 5 रुपए आ जाएंगे। लेखा ने बाहों में मुंह छिपाए दर्द से छटपटाते सुरेश की ओर देखा। उसका मन क्षोभ से भर गया। आज भात जाने वाला है। अम्मा ने बिरादरी में बुलावा फिरवाया है। सवेरे से ही घर में धमा चौकड़ी मची हुई है। भात सजाकर रख दिया गया है। 11 जोड़ी कपड़े और 4 तोला सोना रखा है। कुछ नकद रुपए भी हैं। लेखा आश्चर्य कर रही है, इतना सब अम्मा ने कहां से कर लिया? पर अम्मा बहुत खुश हैं। शाम को औरतें देखने आएंगी, भात की सराहना होगी, गीत गवेंगे, बताशे बटेंगे। बड़ी भाभी कई बार रो चुकी हैं। चाची ने कई बार झांक झांक कर देख लिया है। वे शायद बराबर उम्मीद कर रही हैं कि उन्हें इस अवसर पर तो बुलाया ही जाएगा। चौके का सारा काम जल्दी जल्दी समाप्त करके गौरा लेखा के पास आई। बड़े सकुचाते सकुचाते बोली, भाभी कोई अच्छी सी साड़ी दीजिए पहनने के लिए। संकोच के आधिक्य से वह लेखा से आंखें नहीं मिला पा रही है। लेखा ने अपनी साड़ी उसे पहनाई, गले में हार और कानों में टॉप्स भी पहनाए, उसका जूड़ा भी बना दिया। गौरा झेप रही है, वह प्रसन्न है। लेखा को गौरा का यह रूप बहुत अच्छा लगता है। वह चाहती है गौरा हमेशा ऐसी ही प्रसन्न रहा करे। गीत चल रहे हैं। पता नहीं कहां से पाठक जी का वही लड़का आ गया। अम्मा के तेवर चढ़ गए। गीतों से उठकर वे भीतर गईं। फिर एक कठोर स्वर आया, गौरा भीतर आ। गौरा साड़ी उतार रही थी और अम्मा बक रही थी, ये तेरे चरित्र तुझे अच्छे रास्ते नहीं ले जाएंगे गौरा, मैं कह देती हूं। अब समझ में आया कि क्यों सवेरे से यह नखरा हो रहा था, क्यों बात बात पर हंसी फूट रही थी, बदन थिरक रहा था। लेखा लौट आई। गीत गाकर बताशे लेकर औरतें चली गईं। भात का सामान लेकर बड़े भैया चले गए। खुशी का मौका था, फिर भी एक अजीब सी मायूसी, एक खामोश सी उदासी सारे घर में छा गई। रात को लेखा, गौरा, सुरेश और रमेश सब चुप चुप अपनी अपनी खाट पर आ लेटे। सुरेश सिर पर रुमाल बांधे वैसा ही औंधा लेटा है। गौरा दोनों बाहों से आंखें मूंदे चित लेटी है, वह शायद रो रही है। पास वाली छत से रात के सन्नाटे में चाची का बड़बड़ाना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। आज इतनी औरतों को बुलाया और उन्हें नहीं बुलाया। वे अपनी बेसहारा पहाड़ सी जिंदगी और फूल से बच्चों को कोस रही हैं। भाभी ने अपना दिन भर का गुस्सा अकारण ही दोनों बच्चों पर निकाल डाला और वे इतने रोए कि हमेशा चुप रहने वाले पिताजी को भी डांटना पड़ा। और फिर भाभी रोईं। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसा, अपने बच्चों को कोसा। अब शायद वे लोग सो गए हैं। नीचे से किसी तरह की आवाज नहीं आ रही है। लेखा ने करवट बदली। उसने सोचा कल वह दिनेश को लिखेगी कि वह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करे। उसे एकाएक ही दिनेश की याद आने लगी। गहरे नीले आसमान के तारे अभी भी वैसे ही झिलमिला रहे थे जैसे एक आईना चूर चूर होकर बिखर गया हो। तो ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों
और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।